वेलकम टू दी यूपीएससी हाइब्रिड ज्योग्राफी सीरीज। इस सीरीज में हम ज्योग्राफी के टॉपिक्स को क्लियर और एंगेजिंग नोट्स के साथ कवर करेंगे ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझ और याद रख सकें। आप चाहें तो इसे ऑडियो बुक की तरह सिर्फ सुन भी सकते हैं। यू आर वॉचिंग यूपीएससी सिविल 360, जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। Today's topic is rocks and minerals from physical geography. So let's dive deep into the topic. परिचय, अर्थ क्रस्ट और मिनरल्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं अर्थ के सबसे बाहरी हिस्से यानी क्रस्ट या लिथोस्फीयर से। यही वो जमीन है जिस पर हम रहते हैं और ये पूरी तरह से रॉक्स और मिनरल से बनी है। हाँ बिल्कुल। सुनने में रॉक का मतलब लगता है कोई सख्त पत्थर, है ना? हाँ, आमतौर पर तो यही लगता है, पर ज्योग्राफी में ये टर्म ज्यादा ब्रॉड है। अच्छा, कैसे? इसमें क्ले, सैंड, ग्रेवल, यहाँ तक कि कोल जैसे नरम और लूज मटेरियल्स भी रॉक ही माने जाते हैं। ओह, इंटरेस्टिंग। कमाल की बात है कि अर्थ के क्रस्ट का लगभग 99% हिस्सा इन्हीं रॉक्स और मिनरल्स का बना है। जी हाँ, करीब करीब पूरा ही। रॉक्स असल में मिनरल्स के कॉम्बिनेशंस या एग्रीगेट्स होते हैं, तो पहले मिनरल्स को समझना जरूरी है ना? बिल्कुल। तो मिनरल्स क्या हैं एग्जैक्टली? मिनरल्स ये नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड सब्सटेंसेस हैं जिनका एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। मतलब ये कुदरती तौर पर मिलते हैं, इनमें जीवन नहीं होता, ये ठोस होते हैं और इनका एक पक्का केमिकल फॉर्मूला होता है। जैसे क्वार्ट्ज का SiO2, हजारों मिनरल्स हैं, पर उनमें से करीब 12 मिनरल्स ही ऐसे हैं जो ज्यादातर रॉक्स बनाते हैं। सिर्फ 12? हाँ, मेजरली इन्हें रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स कहते हैं। और अगर हम क्रस्ट के केमिकल मेकअप की बात करें, हाँ, तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन और सिलिकॉन। वजन के हिसाब से क्रस्ट का करीब 75% हिस्सा यही दोनों बनाते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन और सिलिकॉन 75%। तो ये रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स ही रॉक्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हुए। एग्जैक्टली। इन मिनरल्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं? क्या इनके मेन टाइप्स होते हैं? हाँ, ब्रॉडली 2 मेन कैटेगरीज में बांटते हैं उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर। ओके। फर्स्ट, मेटालिक मिनरल्स। जैसा नाम से जाहिर है, इनसे हमें मेटल्स मिलते हैं। इनकी खासियत है इनकी चमक, जिसे मेटालिक लस्टर कहते हैं। इन्हें मेल्ट करके इनसे वैल्यूएबल मेटल्स निकाले जा सकते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर। हाँ, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन ओर, लीड, जिंक वगैरह। सेकंड, नॉन मेटालिक मिनरल्स। इनमें वो मेटालिक वाली चमक नहीं होती, लस्टर डल होता है और इन्हें मेल्ट करने पर मेटल्स नहीं मिलते। अच्छा, एग्जांपल्स क्या होंगे इसके? एग्जांपल्स में जिप्सम, क्वार्ट्ज, माइका, फेल्डस्पार, लाइमस्टोन शामिल हैं। गॉट इट। मेटालिक मतलब मेटल यील्डिंग, नॉन मेटालिक मतलब नॉन मेटल यील्डिंग। और फील्ड में किसी जियोलॉजिस्ट को कोई पत्थर मिले, हाँ, तो वो कैसे पहचानते हैं कि ये कौन सा मिनरल है? व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स आर की? देखिए, मिनरल्स की पहचान के लिए उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाती है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स? हाँ, ये प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल कॉम्पोजिशन से तय होती है। कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बताइए। एक तो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मतलब हर मिनरल के एटम्स एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। ओके। फिर हार्डनेस, मिनरल कितना हार्ड या सॉफ्ट है, इसे मोहो स्केल पर मेजर करते हैं 1 से 10 तक। 1 मतलब टॉल्क, सबसे सॉफ्ट, और 10 डायमंड, सबसे हार्ड। अच्छा, मो स्केल। हाँ, फिर है लस्टर। मिनरल सरफेस लाइट को कैसे रिफ्लेक्ट करती है, मेटालिक है, ग्लासी है, पर्ली, सिल्की या डल है। फिर कलर एंड स्ट्रीक। कलर तो दिखता है पर हमेशा रिलायबल नहीं होता, इम्प्यूरिटी से बदल सकता है। तो फिर? स्ट्रीक ज्यादा रिलायबल है, ये मिनरल के पाउडर का रंग होता है। इसे टेस्ट करने के लिए मिनरल को एक अनग्लेज्ड पोर्सलन प्लेट पर रगड़ते हैं। ओके, स्ट्रीक टेस्ट। जी। फिर क्लीवेज एंड फ्रैक्चर। जब मिनरल को तोड़ते हैं तो वो कैसे टूटता है। स्मूथ फ्लैट सर्फेसिस के अलोंग टूटे तो क्लीवेज, इरेगुलरली टूटे तो फ्रैक्चर। राइट। और आखिर में स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये मिनरल की डेंसिटी बताता है पानी की डेंसिटी के कंपैरिजन में, मतलब मिनरल कितना भारी महसूस होता है। मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज मिनरल्स की पहचान कराती हैं। अब उन मेन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स पर आते हैं जो अर्थ की क्रस्ट का बड़ा हिस्सा बनाते हैं। आपने बताया था करीब 12 मिनरल्स इंपॉर्टेंट हैं। कौन से हैं वो? हाँ, उनमें से कुछ सबसे कॉमन और इंपॉर्टेंट मिनरल्स की बात करते हैं। सबसे अबंडेंट ग्रुप है फेल्डस्पार। फेल्डस्पार? हाँ, ये अकेला ही अर्थ के क्रस्ट का लगभग 50% हिस्सा बनाता है। 50%? वाओ। जी हाँ। इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन तो होते ही हैं, साथ में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम जैसे एलिमेंट्स भी होते हैं। रंग लाइट क्रीम से सैमन पिंक तक हो सकता है। यूजेस क्या हैं इसके? यूजेस की बात करें तो सेरामिक्स मतलब चीनी मिट्टी के बर्तन और ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाओ, 50%, दैट्स ह्यूज। फेल्डस्पार के बाद कौन सा मिनरल सबसे कॉमन है? अगला नंबर आता है क्वार्ट्ज का। ये एसेंशियली सिलिका है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। अच्छा, सिलिका। फेल्डस्पार के बाद ये दूसरा सबसे अबंडेंट मिनरल है क्रस्ट में। इसकी हार्डनेस काफी ज्यादा होती है, मॉस स्केल पर 7। काफी हार्ड है मतलब। हाँ, और ये केमिकल वेदरिंग के प्रति बहुत रेजिस्टेंट है, आसानी से टूटता फूटता नहीं, पानी में भी इंसॉल्युबल है। कहाँ मिलता है ये? सैंड और ग्रेनाइट जैसी कॉमन रॉक्स का ये मेन कंपोनेंट है।
इसके यूनिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के कारण रेडियो और रेडार टेक्नोलॉजी में भी इसका यूज होता है। फेल्ड्स्पार और क्वार्ट्ज तो मेजर प्लेयर्स हो गए। बिल्कुल। और कौन से मिनरल्स हैं जो रॉक्स बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं? कुछ और इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, ब्रीफली देखते हैं। हाँ। पायरोक्सिन, इसमें कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका होते हैं। ये आमतौर पर डार्क कलर का होता है, मीटेराइट्स में काफी पाया जाता है और अर्थ की क्रस्ट का करीब 10% हिस्सा बनाता है। 10%? हाँ। फिर है एम्फीबोल। इसका केमिकल कॉम्पोजिशन पायरोक्सिन जैसा ही है, पर इसमें हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप भी होता है। इसमें एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम पाए जाते हैं। हॉर्नब्लेंड इसका कॉमन एग्जाम्पल है। ये क्रस्ट का लगभग 7% है। 7%? एस्बेस्टस इंडस्ट्री में भी यूज होता है शायद? हाँ, एस्बेस्टस इंडस्ट्री में यूज होने वाले कुछ मिनरल्स एम्फीबोल ग्रुप के होते हैं। इग्नियस रॉक्स, द प्राइमरी रॉक्स। ठीक है, तो मिनरल्स रॉक्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब आते हैं रॉक्स पर। आपने बताया था कि रॉक 2 या ज्यादा मिनरल्स का मिक्सचर होता है। हाँ, एग्रीगेट होता है। और इसकी कोई डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं होती। फॉर्मेशन के बेसिस पर इन्हें 3 मेजर टाइप्स में बांटा गया है: इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं इग्नियस रॉक्स की। नाम से ही कुछ आग जैसा कनेक्शन लग रहा है। इग्नियस लैटिन वर्ड इग्निस से आया है, जिसका मतलब है फायर। बिल्कुल सही पकड़ा। इग्नियस रॉक्स बनती हैं हॉट मोल्टन रॉक मटेरियल के ठंडा होकर सॉलिड होने से। मोल्टन रॉक मटेरियल मतलब मैग्मा और लावा? एग्जैक्टली। जब ये मोल्टन मटेरियल अर्थ के अंदर होता है तो इसे मैग्मा कहते हैं, और जब ये सरफेस पर इरप्ट होकर बहता है तो उसे लावा कहते हैं। इसी मैग्मा या लावा के कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन और क्रिस्टलाइजेशन से इग्नियस रॉक्स बनती हैं। अच्छा, इन्हें अर्थ की प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। प्राइमरी रॉक्स क्यों? क्योंकि ये अर्थ की इनिशियल मोल्टन स्टेज के बाद सबसे पहले बनी रॉक्स थीं। बाकी सभी तरह की रॉक्स इन्हीं इग्नियस रॉक से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बनती हैं। प्राइमरी रॉक्स, इंटरेस्टिंग। तो ये मैग्मा या लावा कहाँ ठंडा हो रहा है, इस पे डिपेंड करेगा कि कैसी इग्नियस रॉक बनेगी। व्हाट आर द टाइप्स? एग्जैक्टली। इन्हें क्लासिफाई करने के 2 मेन बेसिस हैं। क्या है वो? फर्स्ट, बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ कूलिंग, लोकेशन, कहाँ ठंडा हो रहा है। ओके। इसमें 2 टाइप्स हैं, इंट्रूसिव या प्लूटोनिक रॉक्स। ये तब बनती हैं जब मैग्मा अर्थ की क्रस्ट के अंदर गहराई में ही स्लोली कूल और सॉलिडिफाई हो जाता है। अंदर ही? हाँ, क्योंकि कूलिंग स्लो होती है, मिनरल्स के क्रिस्टल्स को ग्रो करने का भरपूर टाइम मिलता है। तो बड़े क्रिस्टल्स बनते होंगे? हाँ, लार्ज इजिली विजिबल क्रिस्टल्स। कोर्स ग्रेन टेक्सचर होती है। एग्जाम्पल्स हैं ग्रेनाइट, गैब्रो, डायोराइट, डोलोराइट। ये क्रिस्टल्स आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, जिससे ग्रेनाइट को जबरदस्त स्ट्रेंथ मिलती है। अच्छा, तभी बिल्डिंग्स में यूज होता है। बिल्कुल। दूसरा टाइप है एक्सट्रूसिव या वोल्केनिक रॉक्स। ये तब बनती हैं जब लावा अर्थ सरफेस पर आकर रैपिडली कूल और सॉलिडिफाई होता है। सरफेस पर? हाँ, हवा या पानी के कांटेक्ट में आने से कूलिंग बहुत तेज होती है, इसलिए क्रिस्टल्स को ग्रो करने का टाइम नहीं मिलता। तो छोटे क्रिस्टल्स? हाँ, बहुत छोटे फाइन क्रिस्टल्स, फाइन ग्रेन टेक्सचर, या कई बार क्रिस्टल्स बनते ही नहीं और रॉक ग्लासी दिखती है। एग्जाम्पल्स हैं बेसॉल्ट, रायोलाइट, एंडेसाइट, ऑब्सिडियन। ओके, इंट्रूसिव मतलब अंदर, एक्सट्रूसिव मतलब बाहर। दूसरा बेसिस क्या है? सेकेंड, बेस्ड ऑन सिलिका कंटेंट, केमिकल कंपोजिशन, एसिडिटी। इसमें सिलिका SiO2 कितना है? सिलिका कंटेंट, हाँ। इसमें भी 2 मेन टाइप्स, एसिडिक या फेल्सिक इग्नियस रॉक्स। इनमें सिलिका कंटेंट ज्यादा होता है, 65% से ज्यादा। अच्छा। सिलिका ज्यादा होने से ये लाइट कलर्ड होती हैं और इनकी डेंसिटी कम होती है। इनमें फेल्सपार और क्वार्ट्ज जैसे मिनरल्स डोमिनेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स ग्रेनाइट इंट्रूसिव, रायोलाइट एक्सट्रूसिव। और दूसरा? दूसरा है बेसिक या मेफिक इग्नियस रॉक्स। इनमें सिलिका कंटेंट कम होता है, 52% से कम। इनमें आयरन और मैग्नीशियम वाले मिनरल ज्यादा होते हैं, पायरोक्सिन, ओलिवीन। फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स? हाँ, फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स कहते हैं इन्हें। यही आयरन और मैग्नीशियम इन्हें गहरा रंग और ज्यादा डेंसिटी देते हैं। एग्जाम्पल्स गैब्रो इंट्रूसिव, बसाल्ट एक्सट्रूसिव। ओके, तो लोकेशन और केमिकल कॉम्पोजिशन के आधार पर क्लासिफिकेशन हो गया। इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? हाउ डू वी आइडेंटिफाई देम ब्रॉडली? जनरली इग्नियस रॉक्स काफी हार्ड, कॉम्पैक्ट और मैसिव होती हैं। इनमें लेयर्स या स्ट्राटा नहीं पाए जाते, अनस्ट्रैटिफाइड होती हैं। लेयर्स नहीं होती? नहीं, इनका टेक्सचर क्रिस्टलाइन होता है। क्रिस्टल्स का साइज कूलिंग रेट पर डिपेंड करता है। ये नॉन पोरस होती हैं, इम्पर्मिएबल। पानी पास नहीं होता? हाँ, केमिकल वेदरिंग के प्रति ये काफी रेजिस्टेंट होती हैं। इम्पॉर्टेंटली, इनमें फॉसिल्स बिल्कुल नहीं मिलते। फॉसिल्स नहीं होते? क्यों? क्योंकि ये मोल्टन मटेरियल से बनती हैं, जहाँ कोई लाइफ फॉर्म सर्वाइव नहीं कर सकता। ये सिलिकेट मिनरल से बनी होती हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये जानना जरूरी है कि कौन से रिसोर्सेज कहाँ मिलते हैं। व्हाट्स द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ इग्नियस रॉक्स? इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये मेटालिक मिनरल्स का प्राइमरी सोर्स है। मेटल्स? हाँ, आयरन और निकल, कॉपर, लेड, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज जैसे बेस मेटल्स के डिपॉजिट्स अक्सर इग्नियस इंट्रूजन से एसोसिएटेड होते हैं। अच्छा। प्रेशियस मेटल्स जैसे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड्स भी इग्नियस प्रोसेसेस से रिलेटेड हैं।
डायमंड्स किम्बरलाइट पाइप्स में मिलते हैं। कंस्ट्रक्शन में भी यूज होता है इनका। हाँ, बहुत। ग्रेनाइट अपनी ड्यूरेबिलिटी और ब्यूटी के लिए डायमेंशन स्टोन के तौर पर पॉपुलर है। बिल्डिंग्स, काउंटरटॉप्स, मॉन्यूमेंट्स बसाल्ट को क्रश करके रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, रोड मेटल या एग्रीगेट। और वो डेक्कन प्लेटो वाली मिट्टी। हाँ, वो भी। डेक्कन प्लेटो में जो बसाल्टिक लावा फ्लोज हुए हैं, उनकी वेदरिंग से बनी है उपजाऊ काली मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉइल या रेगूर सॉइल कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी है। सेडिमेंट्री रॉक्स, लेयर्ड हिस्ट्री। तो इग्नस रॉक्स तो हो गई प्राइमरी रॉक्स, पर अर्थ की सरफेस तो डायनामिक है, वेदरिंग होती है, इरोजन होता है। इन प्राइमरी रॉक्स का क्या होता है फिर? यहीं से कहानी आगे बढ़ती है और हम आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स पर। सेडिमेंट्री मतलब सेडिमेंट से बनी हुई। बिल्कुल, नाम सेडिमेंट्री लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से आया है, जिसका मतलब है सेटलिंग। ये रॉक्स सेडिमेंट्स के जमने और सॉलिड होने से बनती हैं। प्रोसेस क्या है इसका, स्टेप बाय स्टेप? हाँ, प्रोसेस को समझें। पहला स्टेप है डेन्यूडेशन, मतलब वेदरिंग और इरोजन। यानी चट्टानों का टूटना। हाँ, एग्जिस्टिंग रॉक्स सरफेस पर वेदर एजेंट्स, रेन, फ्रॉस्ट, विंड से टूटती हैं, वेदरिंग। फिर इन टूटे हुए टुकड़ों को इरोजन एजेंट्स, रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स अपनी जगह से हटाते हैं, इरोजन। ठीक है, टूट गए और हट गए। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन। ये टूटे हुए फ्रैगमेंट्स, जिन्हें अब सेडिमेंट्स कहते हैं, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, हवा, पानी या बर्फ के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, कहीं और ले जाए जाते हैं। हाँ, फिर डेपोजिशन। जब ट्रांसपोर्ट करने वाले एजेंट की एनर्जी कम होती है, जैसे नदी समंदर में मिलती है, तो ये सेडिमेंट्स सेटल डाउन होके लेयर्स में जमा हो जाते हैं। स्ट्राटा कहते हैं इन लेयर्स को। लेयर्स में जम जाते हैं पानी के नीचे अक्सर। हाँ, अक्सर वाटर बॉडीज में, पर डेजर्ट्स या फ्लड प्लेन्स में भी हो सकता है। और फिर ये रॉक कैसे बनते हैं? आखिरी स्टेप है लिथिफिकेशन। इसमें दो चीजें होती हैं, कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन। लिथिफिकेशन। हाँ, समय के साथ सेडिमेंट्स की नई लेयर्स पुरानी लेयर्स के ऊपर जमा होती जाती हैं। ऊपर की लेयर्स का वेट नीचे की लेयर्स को दबाता है। कॉम्पैक्शन। दबने से क्या होता है? उनके बीच का स्पेस कम हो जाता है और पानी बाहर निकल जाता है। साथ ही पानी में घुले हुए मिनरल्स जैसे कैल्साइट, सिलिका, आयरन ऑक्साइड्स इन सेडिमेंट ग्रेन्स के बीच प्रेसिपिटेट होकर सीमेंट की तरह काम करते हैं और उन्हें बाइंड कर देते हैं, सीमेंटेशन। अच्छा, सीमेंट से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल, इसी कंपैक्शन और सीमेंटेशन के कंबाइंड प्रोसेस को लिथिफिकेशन कहते हैं। इससे लूज सेडिमेंट्स सॉलिड रॉक बन जाते हैं। सैंडस्टोन, शेल, लाइमस्टोन इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं। ये तो पूरा प्रोसेस है। तो क्या सेडिमेंट्री रॉक्स को भी उनके बनने के तरीके के आधार पर क्लासिफाई करते हैं? हाँ, उनके ओरिजिन के बेसिस पर 3 मेन टाइप्स हैं। कौन कौन से? मैकेनिकली फॉर्म्ड या क्लास्टिक। ये प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स के टूटे हुए फ्रैगमेंट्स के कंपैक्शन और सीमेंटेशन से बनती हैं। पार्टिकल साइज के आधार पर टाइप्स होते हैं, कंग्लोमरेट, सैंडस्टोन, शेल। ठीक है, दूसरा? केमिकली फॉर्म्ड। ये वाटर बॉडीज में डिसॉल्व्ड मिनरल्स के प्रेसिपिटेशन या इवेपोरेशन से बनती हैं। एग्जांपल्स, रॉक सॉल्ट, जिप्सम, कुछ तरह के लाइमस्टोन। पानी से बनने वाली रॉक्स। हाँ, और तीसरा है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड या बायोजेनिक। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स या प्लांट मटेरियल के एक्यूमुलेशन और कंपैक्शन से बनती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म से? जैसे एग्जांपल्स? कोल, एंशिएंट प्लांट डिब्री से, लाइमस्टोन, कोरल रीफ्स या मरीन ऑर्गेनिजम्स के शेल्स, स्केलेटन्स के जमा होने से, चॉक। वाह, कोल भी सेडिमेंट्री रॉक है। और आपने कहा था इनमें फॉसिल्स मिलते हैं? बिल्कुल, फॉसिल्स मिलना सेडिमेंट्री रॉक्स की सबसे खास पहचान है। ये हमें अर्थ की पास्ट लाइफ, क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के बारे में इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे पत्थर में इतिहास की किताब। कमाल है। इनकी और क्या डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? दूसरी की कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रैटिफिकेशन। ये रॉक्स डिस्टिंक्ट हॉरिजॉन्टल लेयर्स या स्ट्राटा में पाई जाती हैं। लेयर्स दिखती हैं इनमें? हाँ, जनरली ये इग्नियस रॉक्स के मुकाबले सॉफ्टर होती हैं और आसानी से इरोड हो सकती हैं। इनमें अक्सर सरफेस फीचर्स दिख सकते हैं, जैसे रिपल मार्क्स, मड क्रैक्स। अच्छा, बनने के निशान। जी, ज्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स पोरस और परमिएबल होती हैं। पोरस मतलब छेद वाले, परमिएबल मतलब पानी जा सकता है। हाँ, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट एक्वाफर्स मतलब ग्राउंड वाटर रिजर्वायर्स बनाती हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, अर्थ के लैंड सरफेस का करीब 75% एरिया इन्हीं रॉक से कवर्ड। 75% सरफेस कवर, दैट्स सिग्निफिकेंट। Right. लेकिन वॉल्यूम में सिर्फ 5%। हाँ, मतलब ये एक पतली परत की तरह फैली हुई हैं। समझ गया। अब आते हैं इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पर। एनर्जी रिसोर्सेज के लिहाज से ये सेक्शन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। हाँ, सेडिमेंट्री रॉक्स इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली वैल्यूएबल हैं, स्पेशली फॉर एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी मतलब फॉसिल फ्यूल्स? एग्जैक्टली, ये फॉसिल फ्यूल्स का प्राइमरी सोर्स हैं। कोल, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फ्यूल था और आज भी मेजर एनर्जी सोर्स है, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक है। और पेट्रोलियम? पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस भी टाइनी मरीन ऑर्गेनिजम्स के रिमेन से बनते हैं, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले सेडिमेंट्स के नीचे दब गए थे और हीट प्रेशर से ट्रांसफॉर्म हो गए। ये मिलते कहाँ हैं? ये ऑयल और गैस पोरस सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे सैंडस्टोन या लाइमस्टोन में अक्यूमुलेट होते हैं और इम्पर्मिएबल लेयर्स जैसे शेल के नीचे ट्रैप्ड रहते हैं। अच्छा, ट्रैप्ड रहते हैं। और क्या मिलता है इनमें? कई इंपॉर्टेंट मिनरल ओर्स भी सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं, जैसे बैंडेड आयरन फॉर्मेशंस, मेजर सोर्स ऑफ आयरन ओर, फॉस्फेट्स फर्टिलाइजर्स के लिए, बॉक्साइट
एल्यूमिनियम का ओर। कंस्ट्रक्शन में भी यूज होती हैं ये। हाँ बिल्कुल, बिल्डिंग स्टोन्स जैसे सैंडस्टोन और लाइमस्टोन का सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। इंडिया में आगरा फोर्ट, दिल्लीज रेड फोर्ट रेड सैंडस्टोन से बने। लाइमस्टोन सीमेंट बनाने का एसेंशियल रॉ मटेरियल है। शेल से ब्रिक्स बनती हैं। और एग्रीकल्चर? इन रॉक्स की वेदरिंग से दुनिया के सबसे फर्टाइल प्लेन्स बनते हैं, जैसे हमारे देश का वास्ट इंडो गैंजेटिक प्लेन। एग्रीकल्चर के लिए बैकबोन है ये। इंडिया में पेट्रोलियम रिजर्व्स की बात करें तो मैपिंग के पर्सपेक्टिव से कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है? इंडिया में पोटेंशियल ऑयल एंड गैस फील्ड्स सेडिमेंट्री बेसिन्स में ही पाए जाते हैं। मेजर एरियाज हैं असम अरकान बेल्ट, मुंबई हाई ऑफशोर बेसिन, काम्बे बेसिन गुजरात, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, राजस्थान बेसिन, सब हिमालयन जोन और गंगा वैली में भी एक्सप्लोरेशन चल रहा है। मेटामॉर्फिक रॉक्स। चेंज फॉर्म्स। ओके, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद थर्ड टाइप है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक का मतलब ही है चेंज्ड फॉर्म। तो क्या ये एग्जिस्टिंग रॉक्स के बदलने से बनती हैं? प्रिसाइसली, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं प्री एग्जिस्टिंग रॉक से, जिन्हें पेरेंट रॉक या प्रोटोलिथ कहते हैं। पेरेंट रॉक। हाँ, ये पेरेंट रॉक्स इंटेंस हीट, हाई प्रेशर या केमिकल फ्लूइड्स के इन्फ्लुएंस में आकर ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन रॉक के सॉलिड स्टेट में ही होता है, बिना उसे मेल्ट किए। मेल्ट नहीं होती, नहीं, सॉलिड स्टेट में ही बदलती हैं। इस प्रोसेस को मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। पेरेंट रॉक इग्नियस, सेडिमेंट्री या कोई पुरानी मेटामॉर्फिक रॉक भी हो सकती है। तो मेटामॉर्फिज्म से क्या बदलता है रॉक में? रॉक का टेक्सचर, मतलब ग्रेन साइज, शेप, अरेंजमेंट और मिनरल कॉम्पोजिशन बदल जाता है। अच्छा, जो हीट और प्रेशर एग्जिस्टिंग रॉक्स को एक नई शक्ल दे देते हैं। कुछ कॉमन एग्जांपल्स बता सकते हैं कि कौन सी रॉक किस में ट्रांसफॉर्म होती है? एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जरूर, ये ट्रांसफॉर्मेशंस काफी कॉमन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी। लाइमस्टोन या डोलोमाइट जो सेडिमेंट्री है, ट्रांसफॉर्म होकर मार्बल बनता है। मार्बल? हाँ, सुना है। सैंडस्टोन जिसमें क्वार्ट्ज ग्रेन्स होते हैं, ट्रांसफॉर्म होकर क्वार्ट्जाइट बनता है जो बहुत हार्ड रॉक है। क्वार्ट्जाइट? शेल जो फाइन क्ले पार्टिकल से बनी होती है, लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म से स्लेट बनती है। फ्लैट क्लीवेज होती है इसमें। स्लेट? स्लेट पर अगर और ज्यादा हीट प्रेशर लगे तो वो फिलाइट और फिर शिस्ट बन सकती है। अच्छा, शेल से स्लेट, फिर फिलाइट, फिर शिस्ट। हाँ, कोल ट्रांसफॉर्म होकर ग्रेफाइट या एक्सट्रीम हाई प्रेशर में डायमंड बन सकता है। कोल से डायमंड? वाओ। हाँ, दोनों कार्बन के फॉर्म्स हैं। ग्रेनाइट जो इग्नियस है, ट्रांसफॉर्म होकर ग्नाइस बनता है। इसमें लाइट और डार्क मिनरल्स की ऑल्टरनेटिंग बैंड्स दिखती हैं। ग्नाइस, ओके। बसाल्ट का क्या बनता है? बसाल्ट ट्रांसफॉर्म होकर एम्फिबोलाइट या शिस्ट बन सकता है। ये लिस्ट काफी हेल्पफुल है। इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? रिसोर्स मैपिंग के लिए ये कहाँ रेलेवेंट है? मेटामॉर्फिक रॉक्स भी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग मटेरियल्स में देखें तो मार्बल और स्लेट सदियों से यूज हो रहे हैं। मार्बल तो पता है, स्टैचूज, फ्लोरिंग। इंडिया में कहाँ मिलता है? इंडिया में हाई क्वालिटी मार्बल राजस्थान के मकराना, ताजमहल इसी से बना है। अलवार, अजमेर, जयपुर में मिलता है। और स्लेट? स्लेट रूफिंग टाइल्स और फ्लोरिंग के लिए यूज होती है। बिलियर्ड्स टेबल्स के सरफेस के लिए भी स्लेट बेस्ट मानी जाती है। इंडिया में रेवाड़ी हरियाणा, कांगड़ा, एचपी और बिहार में मिलती है। ग्नेस और क्वार्ट्जाइट भी कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं। और इंडस्ट्रियल यूजेस भी काफी हैं। ग्रेफाइट पेंसिल्स में यूज होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से हाई टेम्परेचर क्रूसिबल्स, लुब्रिकेंट्स और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है। अच्छा, क्वार्ट्जाइट बहुत हार्ड है, ग्लास और सिरेमिक इंडस्ट्रीज में और कंस्ट्रक्शन एग्रीगेट के रूप में यूज होती है। और टैल्क सोपस्टोन से टैल्कम पाउडर कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। गार्नेट जेमस्टोन की तरह और एब्रेसिव सैंडपेपर में यूज होता है। द रॉक साइकिल, अ कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने अर्थ की क्रस्ट बनाने वाली 3 मेन रॉक टाइप्स इग्निस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक को समझा। ये तीनों अलग अलग प्रोसेसेस से बनती हैं, पर क्या ये आपस में कनेक्टेड है? इज देयर अ लिंक बिटवीन देम? एब्सोल्युटली, यहीं पर रॉक साइकिल का कॉन्सेप्ट आता है। रॉक साइकिल? हाँ, रॉक साइकिल एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी और जियोलॉजी में। ये दिखाता है कि ये तीनों रॉक टाइप्स स्टैटिक नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के थ्रू एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होती रहती हैं। अच्छा, एक साइकिल है। हाँ, ये इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बीच के इंटीमेट रिलेशनशिप और म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस को इलस्ट्रेट करता है। ये एक एंडलेस लूप है जिसका कोई फिक्स्ड बिगिनिंग या एंड नहीं है। अर्थ की क्रस्ट का मैटर कॉन्स्टेंटली रिसाइकिल और ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अ कंटिन्यूअस लूप? हाँ। तो इसके मेन ट्रांसफॉर्मेशन पाथवेज क्या है? हाउ डज वन रॉक टाइप चेंज इनटू अनदर? की ट्रांसफॉर्मेशंस को ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, इग्नियस रॉक्स जब सरफेस पर एक्सपोज होती हैं तो वेदरिंग और इरोशन से टूटकर सेडिमेंट्स बनाती हैं। ये सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट होकर कहीं डिपॉजिट होते हैं और लिथिफिकेशन प्रोसेस से सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। इग्नियस से सेडिमेंट्री। ठीक है। फिर इग्नियस रॉक्स या सेडिमेंट्री रॉक्स जब अर्थ के अंदर डीप बरियल या टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण हाई हीट और प्रेशर के जोन में पहुंचती हैं, हाँ। तो उनकी मिनरोलॉजी और टेक्सचर बदल जाती है और वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। इग्नियस या सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक। ओके। और अगर मेटामॉर्फिक रॉक्स या सेडिमेंट्री रॉक्स और ज्यादा गहराई में चली जाएं, जहां टेम्परेचर उनके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाए, तो मेल्ट हो जाएंगी। हाँ, मेल्ट होकर मैग्मा बन जाती हैं। ये मैग्मा जब कूल और सॉलिडिफाई होता है तो उससे फिर से इग्नियस रॉक बनती है। तो वापस इग्नियस?
ये तो पूरा साइकिल है। बिल्कुल। मेटामॉर्फिक रॉक्स भी सरफेस पर आकर वेदर हो सकती हैं और सेडिमेंट्री बन सकती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स भी मेल्ट होकर मैग्मा बन सकती हैं। तो ये पाथवेज काफी इंटरकनेक्टेड हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस किन इन्वायरमेंट्स में डोमिनेट करते हैं, सरफेस पर या गहराई में? दोनों में। रॉक साइकिल दो मेन एनवायरनमेंट्स में ऑपरेट करता है। अच्छा। एक है सरफेस एनवायरनमेंट, अर्थ की सरफेस पर या उसके पास जहां टेम्परेचर और प्रेशर लो होते हैं। यहाँ वेदरिंग, इरोजन, डेपोजिशन, लिथिफिकेशन जैसे प्रोसेसेस डोमिनेट करते हैं, जो मेनली सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं। और दूसरा? दूसरा है डीप एनवायरनमेंट, अर्थ की क्रस्ट के अंदर गहराई में, जहां टेम्परेचर और प्रेशर हाई होते हैं। यहाँ मेटामॉर्फिज्म मेटामॉर्फिक रॉक्स के लिए और मेल्टिंग मैग्मा बनने के लिए डोमिनेट करते हैं। और इस पूरे साइकिल को चलाने वाली एनर्जी कहाँ से आती है? व्हाट ड्राइव्स द रॉक साइकिल? दो मेन एनर्जी सोर्सेज हैं। एक तो अर्थ इंटरनल हीट, अंदर की गर्मी? हाँ, अर्थ के कोर और मैंटल से आती है। ये मेल्टिंग और मेटामॉर्फिज्म के लिए प्राइमरी ड्राइवर है। ये प्लेट टेक्टोनिक्स को भी ड्राइव करती है। और दूसरी? दूसरा है सोलर एनर्जी। दूसरी है सोलर एनर्जी। सन से आने वाली एनर्जी अर्थ के सरफेस प्रोसेसेस को पावर देती है, जैसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को ड्राइव करती है, जिससे रेन, रिवर्स, ग्लेशियर्स बनते हैं, जो वेदरिंग, इरोजन के मेन एजेंट्स हैं। विंड भी इसी से चलती है। इसकी जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाई इज अंडरस्टैंडिंग द रॉक साइकिल सो इम्पोर्टेंट? देखिए, रॉक साइकिल अर्थ की सॉलिड क्रस्ट बनने के टाइम से एक्टिव है, बिलियंस ऑफ ईयर से। ये साइकिल अर्थ के लिथोस्फीयर की फिजिकल स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन को कॉन्स्टेंटली रीशेप कर रहा है। अच्छा। प्लेट टेक्टोनिक्स के साथ मिलकर ये माउंटेन्स बनाता है, ओशन बेसिन्स फॉर्म करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये अर्थ के वैल्यूएबल मिनरल रिसोर्सेज के ओरिजिन, कंसंट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को समझने का फंडामेंटल फ्रेमवर्क है। मतलब रिसोर्सेज कहाँ मिलेंगे ये समझने में मदद करता है। हाँ, किस टाइप की रॉक में कौन से मिनरल्स या फॉसिल फ्यूल्स मिलने की प्रोबेबिलिटी है, ये समझने में मदद मिलती है। फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट। अंत में एक सोचने वाली बात यह है कि रॉक साइकिल के नेचुरल प्रोसेसेस, जैसे माउंटेन्स का बनना या इरोजन होना, रॉक्स का ट्रांसफॉर्म होना, ये सब जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर होते हैं। मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। हाँ, बहुत स्लो प्रोसेस है। बिल्कुल। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे लार्ज स्केल माइनिंग, क्वारिंग, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, डिफॉरेस्टेशन, डैम्स बनाना, ये सब बहुत रैपिड है ना। हाँ, हमारी एक्टिविटीज तो बहुत फास्ट हैं कंपैरिजन में। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारी ये एक्टिविटीज इन स्लो नेचुरल जियोलॉजिकल साइकिल्स को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर रही हैं? क्या हम अनजाने में इन साइकिल्स की स्पीड या डायरेक्शन को जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर बदल रहे हैं? और इसके अनफोर्सीन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। हमारे एक्शंस का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा इन नेचुरल साइकिल्स पर? ये था आज का यूपीएससी ज्योग्राफी का एपिसोड। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज नोट्स के साथ मिलेंगे। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी देखकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।